ठीक है, तो इन एल्गोरिदम्स को समझेंगे। अब स्टार्ट तो हो गई है, देखो कब तक चलती है। तो अब इन एल्गोरिदम्स में हमें करना क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या काम होता है बेसिकली, और क्यों एल्गोरिदम जरूरी है जब हम इसके अंदर काम करते हैं। तो गूगल के एल्गोरिदम्स को समझने के लिए हम कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज टू करेंगे, जिसकी मदद से हमें समझ में आ जाएगा कि गूगल के एल्गोरिदम बेसिकली कहना क्या चाहते हैं और इनसे क्या फायदा होता है। सबसे पहले गूगल के एल्गोरिदम्स को समझने से पहले समझो, ग्रुप एल्गोरिदम्स का मतलब आपके रूल्स हैं कि गूगल के कुछ अपने रूल्स हैं जिनको ये चाहता है कि आप उनके अकॉर्डिंग फॉलो मतलब चलो, और अगर आप किसी के रूल के अकॉर्डिंग चलते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसके फेवरेबल हो जाते हो। अब जब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं जिनका इसने नाम दिया हुआ है पांडा, ठीक है, हमिंग बर्ड, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग हैं जिसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर रूल निकल के आता है वो तुम्हारा पांडा ही है, जो लगभग February 24 2011 में लॉन्च किया था इसने। जिसके अंदर क्या चीजें आती हैं निकल के उसको समझो कि यहाँ पर ये पांडा एल्गोरिदम में क्या बोलता है, इसके हजार्ड्स क्या है और क्या चीज के हमें समझाने के लिए बोलता है उसको समझो। ये है पांडा एल्गोरिदम और इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये वेबसाइट ऑडिटर है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं ताकि हम हाँ, ये आगे भाई हमारा पहला। अब पहले रूल के अंदर ये क्या चीज हमसे बोलता है कि आपको क्या करना है। इसके हजार्ड जो मेन पॉइंट्स हैं इसके वो क्या है, सबसे पहले समझो डुप्लीकेट, प्लेगराइज और थिन कंटेंट, यूजर जनरेटेड स्पैम और कीवर्ड स्टफिंग। अब इसमें क्या बोला हुआ है, डुप्लीकेट और प्लेगराइज, इन दो चीजों से क्या समझते हो भाई तुम? डुप्लीकेट और प्लेगराइज, इनसे क्या समझ में आता है बताओ? सर डुप्लीकेट तो हो गया सेम कंटेंट ठीक है, किसी और वेबसाइट पे भी पड़ा है। ठीक है, और और सर प्लेगराइज? प्लेगरिज्म का चेक करना बता रहा है, हाँ एआई जनरेटेड नहीं है ये सब। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है कि पहले इसको समझते हैं। इसमें लिखा क्या, हाउ टू वर्क द पांडा एल्गोरिथम अपडेट असाइंस सो कॉल्ड क्वालिटी स्कोर, कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीधे सीधे बात की जाती है आपके पेज की क्वालिटी स्कोर की। क्वालिटी स्कोर हम एक जगह और चेक कर रहे होते हैं जब हम अपनी वेब मतलब जब मैंने तुम्हें पहले कंटेंट बनाना सिखाया था, तो उसके अंदर हम ग्रामरली में जब जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं ना, वहां पे हमें स्कोर दिखा रहा होता है जिसको मैंने बोला था कि आपका 90 अबव होना चाहिए, 90 प्लस होगा तो आप उस कंटेंट को यूज कर सकते हो। तो पांडा एल्गोरिदम के अंदर जो चीजें चेक की जाती है वो आपका क्वालिटी स्कोर ही होता है जो यहाँ पे चेक किया जाता है। टू वेब पेजेस दिस स्कोर is then used as a ranking factor. Initially the effect of panda were mild, but in January 2016 it was permanently incorporated into Google algorithm. Since then update rollout have become more frequent, so panda penalties and recovery happen faster. अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका जितना भी डुप्लीकेट कंटेंट, यदि आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, आप कुछ ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो ऑलरेडी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, मतलब जो प्लेगराइज्ड है, या फिर आपका कंटेंट थिन है। थिन का मतलब क्या होता है कि आपके एक ब्लॉग के अंदर मिनिमम 1000 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए, अगर इससे कम आप जा रहे हो तो वो थिन कंटेंट के अंदर चला जाता है। तो ये है। और यूजर जनरेटेड स्पैम है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पैमिंग की जा रही है, आपके कंटेंट के ऊपर, आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर आता है और 7 सेकंड से पहले, क्योंकि हमारा जो मिनिमम एवरेज टाइम है एक यूजर को कंसिडर करने का वो 7 सेकंड है, और इससे पहले अगर आपका यूजर बैक ऑफ हो जाता है, आपकी वेबसाइट से चला जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये वाली जो चीज मानी जाती है स्पैमिंग, और आपकी वेबसाइट के ऊपर बिना फालतू के लिंक्स अगर छोड़ दिए जाते हैं, आपकी वेबसाइट के लिंक को ऐसी वेबसाइट के साथ इंटरलिंक कर दिया जाता है जो ऑलरेडी स्पैम पड़ी हुई है, जो स्पैम वेबसाइट होती है, उनके ऊपर अगर आपकी वेबसाइट के लिंक को कोई यूजर डाल देता है तो वो सब स्पैमिंग आपकी वेबसाइट के रैंकिंग को इफेक्ट करती है पांडा एल्गोरिदम के अंडर। एक आती है कीवर्ड स्टफिंग। अब जैसे मैंने कल तुम्हें दिखाया था, जब हम यहाँ पर सर्च कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सर्च किया नहीं, हमने सर्च किया था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ से मैंने कंटेंट उठाया, ये वाला मान लेते हैं, ये उठा लेते हैं। और इस कंटेंट के अंदर हमने ये देखा था कि जब मैं इसको कंट्रोल F करके
डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो देख रहे हो इसके अंदर लगभग कितने कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को कितनी बार यूज किया गया पूरे कंटेंट में, लगभग 125 टाइम्स। इसको थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल। तो ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। मतलब जब आपका कंटेंट के अंदर आप अपने कीवर्ड्स को कुछ इस तरीके से लगाते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है। और जब एसईओ के पर्सपेक्टिव से आप इसको मल्टीपल टाइम, अभी इसके अंदर जो यूज किया हुआ है वो 125 टाइम यूज किया गया है, ठीक है, जबकि ये इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाना चाहिए। जब आपका कंटेंट ज्यादा बड़ा है तो उस केस में आप कर सकते हो, लेकिन अगर 1000 वर्ड्स लेकर चल रहे हो तो कम से कम मतलब 50 मैक्सिमम होना चाहिए आपके कीवर्ड स्टफिंग। अगर इससे ज्यादा लेकर चल रहे हो 1000 वर्ड के अंदर तो वो दिक्कत कर देता है। उसके अंदर आपको एक गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करते। मतलब इसके अंदर क्या हो जाता है, अगर आपने ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर देते हो तो भी आपकी वेबसाइट के लिए बेकार होता है, और कम कर देते हो तो है ही, क्योंकि उस टाइम पे आपका क्रॉलर जब वेबसाइट पे कंटेंट को क्रॉल करने के लिए आएगा, मतलब क्रॉलर आता है ना कुछ इस तरीके से कंटेंट को क्रॉल करके जाता है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, तो उस केस में वो समझ ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई कंटेंट किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो कीवर्ड स्टफिंग बहुत जरूरी है, लेकिन अगर किसी चीज का ज्यादा उपयोग कर दोगे, मतलब ज्यादा ही कीवर्ड स्टफिंग कर दोगे तो उस केस में भी वो दिक्कत कर देती है। तो ये हमें लिमिट के हिसाब से करना होता है, और ये हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है जैसे जैसे हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर 4 चीजों पे बात की गई है। एक तो आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, प्लेगराइज नहीं होना चाहिए या फिर थिन नहीं होना चाहिए, यूजर जनरेटेड स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए, और आपकी कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर ये सब चीजें ध्यान में रखकर चल रहे हो तो उस केस में पांडा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपका क्वालिटी स्कोर सही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो तो वहां पर आप पांडा एल्गोरिथम को फेल कर जाते हो। दूसरे पे चलो, दूसरा एल्गोरिथम, इसमें सिर्फ यही चीज है। ठीक है। वेबसाइट ऑडिटर की मदद से आप चेक कर सकते हो, ये मतलब ये वाला है पावर सूट, इसके अंदर आप डायरेक्टली फ्री करो, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, अपनी वेबसाइट की ऑडिटिंग कर सकते हो फ्री में। ठीक है भाई। तो ये मैं बताऊंगा जब हम करेंगे, अभी सिर्फ एल्गोरिथम्स को समझ रहे हैं। फिर आता है पेंगुइन। अब पेंगुइन के अंदर क्या चीज बताई जाती है कि भाई पेंगुइन में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें स्पैमी और इररिलेवेंट लिंक्स लिंक विद ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। अब इसमें क्या चीज है, इसके अंदर ये समझो कि भाई जब हम वेबसाइट के अंदर काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पर देख रहे हो ये वाले, कल भी मैं तुम्हें बता रहा था, कल पूछ भी रहा था कि जो नीले नीले रंग के ये आ रहे होते हैं, इनसे क्या होता है। अब जैसे मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कर दूं तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक और वेबसाइट पेज खुल गया, अलग पेज खुल गया। अगर मैं इसकी को थोड़ा और नीचे लेकर चलूं तो क्या एक यहाँ पर भी आ रहा है स्पॉट एनालिसिस। अब देखो यहाँ पर भी आपको एक चीज देखने को मिल रही है, अलग कंटेंट खुल गया। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, फिर एक और आ रहा है ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट के ऊपर चलो तो यहाँ पर मुझे वापस से एक लिंक, मतलब आप जब किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई लिंक लगा देते हो, जब आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे ये वाला इसका स्नैप बनाते हैं, जब आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का लिंक बना देते हो ना, ये वाला, ये वाला, कि इसके ऊपर बंदा क्लिक करे और क्लिक करते ही किसी और वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्शन आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा टेक्स्ट जिसने अपने अंदर एक लिंक को लगाया हो, जैसे कि वाला, इसको बोलते हैं हम एंकर टेक्स्ट। ठीक है। अब तुमने वर्डप्रेस कह रहा हूं, आपने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी किया हो तो वहां पर एक चीज हमेशा सुनी होगी, हाइपरलिंक होता है। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है, कोई बताएगा एक भाई? हाइपरलिंक क्या होता है बताओ। सर वही होता है ना, टेक्स्ट हेडर से लिंक टाइप बना होता है। हाँ, जैसे इसमें बताओ मेरे को, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें हाइपरलिंक क्या है, इसमें लिखा है स्वॉट
एनालिसिस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करा नहीं अभी। देखो अब जैसे ये है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, एक एंकर टेक्स्ट है, ठीक है मेरे भाई, और एक आपका लगा हुआ है हाइपरलिंक। दोनों चीजें अलग अलग। एंकर टेक्स्ट का मतलब क्या है? एंकर टेक्स्ट का मतलब है जिस टेक्स्ट के ऊपर आपका लिंक लगा है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो क्या है मेरा? स्वॉट एनालिसिस। ये मेरा टेक्स्ट था। अब इसके ऊपर लिंक कौन सा लगा हुआ है? इसके ऊपर लिंक लगा हुआ था, मैंने क्या किया था अभी, इसमें से उठाया था मैं भी, यहाँ से उठाया था, यहाँ से ये रहा। इसके ऊपर जब मैं गया और यहाँ पर जाने के बाद मुझे एक लिंक मिला, ये वाला जो लिंक है मेरा, ये है मेरा, कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला, ये मेरा स्वॉट एनालिसिस, ये जो टेक्स्ट यहाँ पर उठा के लगा हुआ। अब जैसे ही इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है तो कहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहा होता है? वो इस वाले लिंक के ऊपर रिडायरेक्ट होता है। अगर मान लो मैं स्वॉट एनालिसिस के ऊपर क्लिक करूं तो मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तो जो लिंक आप यूज कर रहे होते हो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक, और जो टेक्स्ट यूज किया गया है जिसके ऊपर लिंक लगाया गया है वो होता है एंकर टेक्स्ट। मतलब जो टेक्स्ट लिंक को अपने ऊपर लगा के रखा हुआ है वो एंकर टेक्स्ट है, और जो लिंक लगा है वो हाइपरलिंक होता है। तो ये जो हमारा पेंगुइन एल्गोरिदम है, इसके अंदर बोला गया है कि स्पैमी और इररिलेवेंट लिंक्स नहीं लगे रहने चाहिए। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे फालतू के लिंक ना लगे हों जिसकी वजह से आपके ऊपर, मतलब आपकी वेबसाइट को इम्पैक्ट पड़े। मतलब बेकार के लिंक ना लगे हो इधर उधर, कि बंदा क्लिक कर रहा है, क्लिक करके वहां पर जा रहा है, वहां कुछ मिल ही नहीं रहा उससे रिलेवेंट। तो ऐसे लिंक्स ना लगे हो। और लिंक्स विद ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट नहीं होने चाहिए। मतलब ये वाले जो हम बात कर रहे हैं ना इनकी एंकर टेक्स्ट की, ये भी एक लिमिट में होनी चाहिए। जैसे इससे पहले हमने पांडा में समझा कि आपके पास ज्यादा और कीवर्ड स्टफिंग ना होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड एरिया में होनी चाहिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस एक हमारा एंकर टेक्स्ट है। इस एंकर टेक्स्ट के अंदर मैं ज्यादा लिंक नहीं लगा सकता, तो ये वाली चीज यहाँ पर बोली गई। बस तीन ही चीजें हैं इसमें। देखो क्या है, हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। गूगल पेंगुइन ऑब्जेक्टिव इज टू डाउन रैंक साइट्स हुज बैकलिंक लुक अननेचुरल। दिस अपडेट पुट एन एंड टू लो एफर्ट लिंक बिल्डिंग लाइक बाइंग लिंक्स फ्रॉम लिंक फार्म्स एंड पीबीएन्स। पहले क्या होता था, मतलब अभी भी होता है, बल्कि कई वेबसाइट है जो बैकलिंक जनरेट करती है। बैकलिंक क्या है? जनरेटर। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में बैकलिंक जनरेट करके दे देती है, लेकिन इससे क्या दिक्कत क्या आती है? दिक्कत क्या आती है कि आपकी वेबसाइट में काफी सारे ऐसे लिंक जनरेट करके देती है जो स्पैमी या इररिलेवेंट होते हैं, उनका कोई काम ही नहीं होता। ये लिंक फार्म की बात हुई। तो इनसे हमारी वेबसाइट को बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी वेबसाइट ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करने के लिए इन्होंने ये एसईओ स्पाईग्लास करके एक लिंक दिया हुआ है, जिसके अंदर जाकर ये भी आपका, इसके अंदर जाकर आप डाउनलोड फ्री में करो, इसके अंदर चेक करो कैसे करोगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा जब हम इसको मेजरली करें होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाती है इन सब चीजों के ऊपर कि पहले वाले जो पहला वाला था ये वाला, इसके अंदर क्या बोला गया है पांडा में कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, प्लैगराइज्ड या फिर थिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज, यूजर जनरेटेड स्पैम ना हो उसके ऊपर, और कीवर्ड स्टफिंग लिमिटेड हो। ऐसा ना हो कि आप भरपूर मात्रा में उसके अंदर डाले जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़ा सा नीचे चले, पेंगुइन में क्या बोला कि स्पैमी और इररिलेवेंट लिंक्स नहीं होने चाहिए, और लिंक विद ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा आपके पास एंकर टेक्स्ट ना हो, होने जरूरी है लेकिन ज्यादा भी। सर ज्यादा एंकर टेक्स्ट से प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब जैसे मान लो हमने कल एक वेबसाइट देखी थी विकिपीडिया करके, उसके अंदर कितने सारे लिंक्स थे। हैं? उसमें तो मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, विकिपीडिया में तो बहुत ज्यादा लिंक होते हैं। हाँ, विकिपीडिया में बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो वर्डप्रेस, अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे विकिपीडिया ओपन कहाँ है ये?
अब इसमें देखो मार्केटिंग है, इंटरनेट है, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, हर एक में अगर मैं देखूं लगभग हजारों हैं, यहाँ पर भी। लेकिन इसमें अगर तुम देखोगे तो ये हर वर्ड के ऊपर ना एक अलग लिंक मिलेगा, और किसी भी वर्ड पे ना आपको सेम वर्ड के ऊपर बार बार ही हाइपर टेक्स्ट नहीं मिलेगा। जैसे अब इसमें मार्केटिंग है, अब मार्केटिंग सर्च करो, मार्केटिंग देख रहे हो, मार्केटिंग यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इसने जो कीवर्ड लिंक लगाया हुआ था वो स्टार्टिंग में ही लगाया हुआ था, जो मैंने ऊपर देखा। मार्केटिंग 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 सब पे अलग अलग लिंक है, और एक मार्केटिंग ऊपर था, ये वाला शायद, ये वाला है वो मेरे ख्याल से, जिसके ऊपर लिंक लगा हुआ था। नहीं, ये भी नहीं है, ये है मार्केटिंग। सिर्फ इसी के ऊपर एक सेम लिंक लगा हुआ मिलेगा, बाकी सब पे तुम्हें अलग अलग मिलेगा। इसने क्या बोला है इस वाले पेंगुइन एल्गोरिदम के अंदर कि लिंक विद ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। लिंक तो होने चाहिए, लेकिन लिंक के साथ ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। मतलब लिंक तो आप लगा लो जितने मर्जी, लेकिन ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट पे इसने बोला है कि एंकर टेक्स्ट पे दिक्कत होती है। आप सेम वर्ड के ऊपर मान लो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग एक वर्ड है, अब वो मेरी कंटेंट के अंदर 32 बार यूज हुआ है, और उस 32 बार के अंदर मैं बार बार ही उसके ऊपर अलग अलग लिंक लगाए जा रहा हूँ। समझे? नहीं समझे? देखो मान लो ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड है कम से कम 32 बार यूज्ड मेरी वेबसाइट पे। अब जितनी बार यूज किया जा रहा है उसके अंदर मैं ए लिंक लगा रहा हूँ, बी लिंक लगा रहा हूँ, सी लिंक लगा रहा हूँ, डी लगा रहा हूँ, ई लगा रहा हूँ, ऐसे करके मैंने 32 बार यूज कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ड तो मेरा सेम ही है, मतलब एंकर टेक्स्ट जो है वो मेरा सेम जा रहा है, बस लिंक की तो अलग जा रहे हैं, ये वाला हाइपर लिंक, यही तो मेरा अलग हो रहा है। तो ये इस चीज को मना करता है कि आपके पास ये टेक्स्ट जो है ये अलग अलग हो, लेकिन उसके अंदर लिंक बार बार यूज मत करो। कि आप वो डिजिटल मार्केटिंग क्रॉलर ने एक बार क्रॉल करा तो वो गया इस लिंक के ऊपर, आगे जैसी बड़ा कंटेंट को पढ़ता पढ़ता वापस से डिजिटल मार्केटिंग वर्ड आया, अब इसको क्रॉल कर रहा है तो वहां पर कोई और लिंक आ रहा है, तो उससे वो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक ही बार यूज करो, अलग अलग यूज मत करो, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बैकलिंक हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमिंग बर्ड। अब हमिंग बर्ड में क्या चीज आती है? सर एक चीज और थी। हाँ सर ये इररिलेवेंट लिंक कैसे हुआ? इररिलेवेंट, अगर मतलब टेक्स्ट तो कुछ और लिखते हैं, उसका लिंक किसी और बारे में। हाँ मतलब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, मान लो मेरी वेबसाइट से, मान लो मैं जूते बेच रहा हूँ और जूते की वेबसाइट के ऊपर आप वहां पर अगर सॉक्स या स्लीपर्स की वेबसाइट के ऊपर लिंक को रिडायरेक्ट कर रहे हो, तो वो तो रिलेवेंट है, वही दोनों फुटवेयर है। कि आप चप्पल बेचो चाहे जूते बेचो, मतलब अलग सारे अलग वेबसाइट कर रहे हो, कपड़े है। जा रहा है। हाँ, अगर आप एक ऐसी वेबसाइट के, आप मान लो जूते अरे हैं, जूते की वेबसाइट पे आपने लिंक कर रखा है हैंडबैग वाली वेबसाइट के ऊपर, तो वो तो इररिलेवेंट में चला गया, भाई जूते अलग है, बैग अलग है। तो उस केस में वो इररिलेवेंट लिंक्स हो जाते हैं, और इररिलेवेंट लिंक वो भी कंसिडर किए जाते हैं जो ब्रोकन हो चुके होते हैं, मतलब जो लिंक खत्म हो जाते हैं। कई बार होता है ना, आपने कई लिंक ऐसे हम यूज करते हैं कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई कंटेंट नहीं दिख रहा होता। जैसे अब अगर हमारी वेबसाइट है, अब जैसे हमारा डोमेन एक्सपायर्ड है, इस टाइम पे अगर वो कहीं पर कोई क्रॉलर उसको क्रॉल करता है किसी वेबसाइट से, तो वो ब्रोकन में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लिंक काम ही नहीं कर रहा है, डोमेन एक्सपायर्ड है। तो ये चीज होती है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे हमिंग बर्ड। अब हमिंग बर्ड में क्या बोला है, कीवर्ड स्टफिंग वापस से आ गया, जो हमारा पहला वाला था पांडा में बोला गया था। दूसरा लो क्वालिटी कंटेंट, ये भी वापस सेम चीज वही है। इसमें क्या बोला है, Hummingbird algorithm help Google better interrupt search queries and provide results that match searcher intent, as opposed to individual terms with query. While keyword continue to be important, the Hummingbird algorithm make it possible for a page to rank for a query, even if it is does not contain the exact word searcher entered। मतलब इसके आते ही क्या बोला गया कि अब आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने कंटेंट के अंदर एग्जैक्ट वर्ड डालो, या आपके जैसे मान लो अब डिजिटल मार्केटिंग है, अब जरूरी नहीं है कि कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो मेरे कंटेंट के अंदर वो वर्ड होना जरूरी है। इसने इस चीज को खारिज कर दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि जब वो कंटेंट को पढ़ेगा तो वहां पर उसका एसेंस जो है
वो सेम डिजिटल मार्केटिंग के रिलेवेंस में आना चाहिए, तभी आपका पेज रैंक होगा। तो यहाँ पर क्या बात आ गई कि आपके कंटेंट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपका कंटेंट लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। यदि लो क्वालिटी का कंटेंट होगा, उसे पढ़ के कुछ समझ पे ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो उस केस में आपका कंटेंट रैंक नहीं हो पाएगा। ये बात कब कही कि 2013 के, ठीक है। पॉसिबल टू रैंक क्वेरी कंट्रोल, ये हो गया। दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग that relies on latent semantic indexing, co-curriculum terms and synonyms। इसको तो छोड़ो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसकी सारी चीजें। फिर आ जाते हैं मोबाइल। मोबाइल में क्या बोला गया, लैक ऑफ मोबाइल वर्जन की। जो वेबसाइट आपकी मतलब वेबसाइट मोबाइल में वर्क नहीं कर रही है ठीक तरीके से, मतलब मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल में पेज की स्पीड नहीं खुल पा रही है, या वेबसाइट डेस्कटॉप के ऊपर की स्पीड नहीं चल पा रही है, तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपकी स्पीड पर डिपेंड करती है कि लैक ऑफ मोबाइल वर्जन ऑफ द पेज, पुअर मोबाइल यूजेबिलिटी। मतलब आपने डेस्कटॉप पे वेबसाइट बहुत बढ़िया तरीके से बना ली, बहुत अच्छी बना ली, बहुत ही बढ़िया बना ली, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप अभी हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट जब हम मोबाइल पे लेकर जा रहे हैं तो खुल रही कैसी है। तो इसका मोबाइल वर्जन चेक करने के लिए मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ और यहाँ से हम मोबाइल चेक करेंगे एक बार। ठीक है, ये हमारा मोबाइल, इसमें से सैमसंग ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक बार ही चेक करता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ से। अब यहाँ पर ये सारी चीजें मुझे बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है, मतलब कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो मतलब इधर उधर, मुझे सब कुछ सही दिख रहा है। यहाँ पे मैं मेन्यू ओपन करता हूँ, मेन्यू ओपन हो जा, मेन्यू यहाँ पे मतलब इस वाले में नहीं दिख रहा, बाकी वैसे मोबाइल में अगर हम चेक करेंगे तो दिख रहा। थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे भी सब कुछ सही दिख रहा है, ये भी सब कुछ सही दिख रहा है, यहाँ पर भी कंटेंट एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, मतलब पढ़ने लायक। यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो हो गया मोबाइल यूजेबिलिटी की। यहाँ पे मेरी यूजेबिलिटी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए कि जब भी आप किसी वेबसाइट को मोबाइल के अंदर ओपन कर रहे हो तो वहां पर आपकी वेबसाइट बिल्कुल बढ़िया तरीके से खुलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहां पे ओपन करे जा रहे हो, 10 घंटे लगा रही है, ओपन ही नहीं होके दे, तो उस केस में आपकी वेबसाइट में काम बढ़िया तरीके से नहीं होगा। समझ गए? फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मोबाइल यूजेबिलिटी, लैक ऑफ मोबाइल वर्जन, चलो ठीक है। यहाँ पर आपकी स्पीड मोबाइल में और उसकी यूजेबिलिटी ये सही होनी चाहिए, दोनों चीज। फिर आ जाते हैं रैंक ब्रेन। अब रैंक ब्रेन के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस, शैलो कंटेंट और पुअर यूएक्स। अच्छा, यूआई यूएक्स के बारे में पता है क्या होता है? सुना तो होगा यूआई यूएक्स। सर यूजर इंटरफेस। हाँ, यूजर इंटरफेस। बताओ क्या होता है भाई, बाकी बताओ। किसी भी एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस मतलब जो यूजर है उसे क्या दिखेगा, बैक एंड कैसे दिखाएगा। कुछ कहते जाओ तो दिमाग से निकल रहा है। देखो, जब हम बात कर रहे होते हैं यूआई यूएक्स की, तो वहां पर उसका मतलब होता है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस कि मतलब यूआई मतलब यूजर इंटरफेस और यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं यूएक्स। पुअर यूएक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक शैलो कंटेंट और पुअर यूएक्स की यूजर का एक्सपीरियंस ही बढ़िया नहीं रहा। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर यूजर का एक्सपीरियंस ही बढ़िया नहीं हो रहा, उसको चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, तो उस केस में भी क्या होगा कि आपकी वेबसाइट में लोग जब रुकेंगे ही नहीं, उसको यूएक्स ही अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, यूएक्स अच्छा ही नहीं हो रहा है, यूआई भी बढ़िया नहीं दिख रहा है, तो उस केस में तो अपने आप ही यूजर वेबसाइट को छोड़कर भाग जाएगा। तो तभी आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग फैक्टर है इफेक्ट होती है। शैलो कंटेंट का मतलब क्या हो गया कि बेकार का कंटेंट लिखा हुआ है, पढ़ रहा है बंदा, कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा। लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस मतलब क्वेरी स्पेसिफिक कैसे, अब जैसे मैंने क्या करा था, मैं यहाँ पर आया था, अब मैंने जब यहाँ पर आकर सर्च करा था तो मैंने क्या सर्च किया था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मेरा कीवर्ड कैसा हो गया, क्वेरी वाला हो गया। और अगर किसी वेबसाइट के अंदर क्वेरी स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है तो यहाँ पर रैंक ही नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर अगर क्वेरी स्पेसिफिक चीजें नहीं है, जैसे समझो, देखो यहाँ पर भी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सारी जगह
क्वेरी स्पेसिफिक कंटेंट बनाया होगा। तो जब आपकी वेबसाइट में क्वेरी स्पेसिफिक रिलेवेंसी नहीं होगी तो उस केस में आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाती। शैलो कंटेंट मतलब बेकार का कंटेंट है, कुछ चीजें समझ में ही नहीं आ रही है पढ़ने के बावजूद, तो वो है। पुअर यूएक्स का मतलब क्या है कि बेकार का यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस बना हुआ है, कोई भी बंदा समझ ही नहीं पा रहा है वेबसाइट के अंदर क्या चीज। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, रैंक ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ गूगल हमिंगबर्ड एल्गोरिथम। सेम वही चीज है भाई, लैक ऑफ मोबाइल वर्जन और ये मोबाइल यूजेबिलिटी, इसमें भी क्या बात की गई है, पुअर यूएक्स की, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया करो। तो यही सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर भी बोला हुआ है लैक ऑफ मोबाइल वर्जन, पुअर मोबाइल यूजेबिलिटी। अगर आपका कंटेंट भी सही तरीके से नहीं डला हुआ तो भी तो वो यूजेबिलिटी में ही आ जाता है। तो यही सारी की सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। रैंक ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ गूगल हमिंगबर्ड एल्गोरिथम। इट इज अ मशीन लर्निंग सिस्टम दैट हेल्प गूगल अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड क्वेरीज एंड सर्व बेस्ट मैच रिजल्ट in responsive to those queries. Google calls RankBrain the third most important ranking factor. While we don't know the exact formula behind the major update, the consensus in that RankBrain is responsible for customizing a user Google search result. Basically, Google goes beyond a person search query and takes into account the larger context like synonyms, amplified words, and personal search history. इसमें क्या होगा कि वही सारी चीजें कि यहाँ पर क्या होता है कि गूगल ने इसको बोला है भाई ये हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है कि अगर आपकी वेबसाइट का यूआई यूएक्स बढ़िया नहीं है, आपका कंटेंट क्वेरी स्पेसिफिक नहीं है, तो उस केस में भी आपके कंटेंट को हम रैंक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी होता है कि आपकी वेबसाइट में क्वेरी स्पेसिफिक कंटेंट हो और उसका यूआई यूएक्स बहुत बढ़िया हो, मतलब फालतू का ना हो, बढ़िया अच्छे से दिखना चाहिए। तो वो चीजें यहाँ पर है। अब आ जाते हैं मैडिक में। मैडिक में क्या है कि इन्होंने बोला एक ईट सिग्नल, मतलब इन्होंने एक ईएटी करके एक सिग्नल पास किया जिसके अंदर इसको हम ईट एल्गोरिदम भी बोलते हैं, जो 2018 में आया था। अब इसमें क्या है, लैक ऑफ अथॉरिटी ऑन YMYL वेबसाइट। अब YMYL वेबसाइट क्या होती है इसके अंदर समझेंगे। द गूगल मेडिक अपडेट सीम टू disappropriately affect medical website as well as other websites that have to do potentially life altering decision, financial, law, education. Although not explicitly confirmed, Google representatives have hinted that the update implemented some of the EAT signals from the quality rater guideline document. अब इसमें हुआ क्या, EAT का मतलब था मतलब E से एक्सपर्टीज, इसको लिख लेते हैं। EAT इसका मतलब था एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दी। ये तीन चीजों पे बात की कि अगर आपके कंटेंट के अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं, मतलब आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद यूजर के पास ये सिग्नल जाते हैं, ईट सिग्नल जाते हैं कि आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास अथॉरिटी है और आपका ट्रस्ट आप कस्टमर का ले सकते हो, तभी जाकर आपकी वेबसाइट के ऊपर रैंकिंग आ सकती है। मतलब ये ज्यादातर वेबसाइट को जो मतलब इफेक्ट करता था वो थी मेडिकल वेबसाइट, फाइनेंस की, लॉ की, एजुकेशन की, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा इन्होंने फोकस करा था ईट एल्गोरिथम के अंदर। मतलब हालांकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, मतलब हमारे केस में कम काम करता है। देखो इसमें देखो भी क्या लिखा है, टू डेट देयर इज नो प्रूवन रिकवरी स्ट्रेटजी फॉर मेडिक अपडेट, सम एसईओ सजेस्ट हायरिंग एक्सपर्ट राइटर्स टू लैंड क्रेडिबिलिटी टू योर वेबसाइट। वही मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट बंदों को बुलाओ जो आपका कंटेंट लिखे और सारी चीजें लाए। अदर क्लेम द सॉल्यूशन इन हिज बिल्डिंग एंटिटीज फॉर योर ब्रांड, बट इफ वी आर to stick to the facts, the only reliable way to increase authority of your website is by growing your backlink profile। कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा मतलब बैकलिंक्स बनाते हो, मैंने क्या कहा था कल भी बताया था कि बैकलिंक का मतलब क्या होता है। बैकलिंक का मतलब ये है कि ए वेबसाइट और भाई बी वेबसाइट, जब इन दो वेबसाइट में आपस में लिंकिंग बनती है तो क्या होता है, आपका एक बैकलिंक क्रिएट होता है जिसको हम डू फॉलो बैकलिंक बोलते हैं। ठीक है कि यूजर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, क्रॉलर क्रॉलिंग कर रहा है। तो इस केस में जब आपको आपकी वेबसाइट ये ए वेबसाइट और आपको कम से कम इसी तरीके से हजारों वेबसाइट आपको क्या कर रही है, वो दे रही है, बैकलिंक बनाकर दे रही है।
अबे भाई ये क्या, इसी तरीके से हजारों वेबसाइट आपको बैकलिंक बनाकर दे रही है। तो जब आपके पास इतनी सारी वेबसाइट्स होंगी तो ऑटोमेटिकली गूगल क्या करेगा, आपका यूजर क्या करेगा, आपके अंदर ट्रस्ट आ जाएगा। तो ईट सिग्नल का एक तो कवर हो गया। एक्सपर्टीज का मतलब क्या था कि उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे एक्सपर्ट राइटर्स को बुलाओ जो आपका कंटेंट को लिखे, तो ऑटोमेटिकली वहां पर ई सिग्नल कवर हो गया। टी सिग्नल हम यहाँ से ट्रस्ट जगा देंगे अलग अलग वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक को क्रिएट करके। और अथॉरिटी कैसे आती है, अथॉरिटी आती है आपके डोमेन का डीए इंक्रीज करने पर, जिसको हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या होती है इस पे हम बात करेंगे, उसको भी बताऊंगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, ये दिखा दिया कॉम्पिटिटर एसईओ स्पाईग्लास, ये तो चलो ठीक है, ये इसको। फिर आते हैं बर्ट। बर्ट एल्गोरिथम 2019 के अंदर आया, जिसके अंदर क्या बोला, हजार्ड से पुअरली रिटन कंटेंट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंटेक्स्ट। पुअरली रिटन कंटेंट ये अभी हम मतलब लगभग 3 उससे सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं 3 एल्गोरिथम्स में हम ये सेम चीज पढ़ते आ रहे हैं कि शैलो कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपका कंटेंट पुअर नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। बर्ट में भी वही बताया गया। लैक ऑफ फोकस मतलब क्या होता है, दिस गूगल एल्गोरिथम अपडेट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू, ये सब चीजें इंटरैक्ट आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। वी हैव सी पांडा, हमिंगबर्ड, रैंक ब्रेन। इसके अंदर क्या बोला गया, अपडेट्स मूव अवे फ्रॉम कीवर्ड्स। इसके अंदर हमें बोला गया था कि आप कंटेंट के अंदर कोशिश करो कि आपके कीवर्ड कम हो, कीवर्ड कम हो, कीवर्ड कम हो। इनमें हमने यही देखा अभी तक। एंड द BERT अपडेट इज द culmination of this effort. It allows Google to understand much more nouns in both queries and search result। मतलब यहाँ पर आपसे बोला गया कि आपके जो भी कीवर्ड्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे होने चाहिए, ताकि आपका मतलब लैक ऑफ फोकस का मतलब क्या हो, आपने एक बड़ा सा कंटेंट बना दिया, कंटेंट के अंदर आप कोशिश कर रहे हो अपने यूजर को समझाने की कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे कंटेंट में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात ही ना करो, मतलब वर्ड ही यूज ना करो, तो सामने वाला कैसे समझ पाएगा। तो उस चीज में इसको बोला गया फोकस। लैक ऑफ फोकस का मतलब हो गया लैक ऑफ कीवर्ड, समझो। लैक ऑफ कंटेक्स्ट, लैक ऑफ कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने इतना बड़ा पैरा का पैरा बना दिया। मतलब कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट कैसे समझो, एक एसेंस होता है ना किसी भी जैसे सारांश होता है, आपने हिंदी की कविताएं पढ़ी होगी या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो इसकी एक समरी लिखी होती है, तो वो समरी का मतलब आपका कंटेक्स्ट होता है कि कोई भी कंटेंट आप बना रहे हो उसका एक कंटेक्स्ट जरूर बताओ कि इस पूरे कंटेंट के अंदर आपने क्या बताने की कोशिश करी है, जिससे क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा और क्रॉलर भी क्रॉल करेगा इजीली आपकी सारी की सारी चीजों को। अब इसको बढ़िया कैसे करना है, उसमें लिखा है इसने, वी हैव फाइनली लिव्ड टू सी द डे व्हेन गूगल इज एक्चुअली रिवॉर्डिंग गुड राइटिंग like never before. It is important to strive for meaningful copy. It means you should go easy on fluff words and adopt an expository style of writing. It is also good idea to entity research when creating copy, including relevant। ये सब वही चीज है, मतलब इसके अंदर यही बोला गया है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब कीवर्ड, पहले हमें बोला गया कि कीवर्ड कम हो कम हो कम हो कम हो, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि इतने भी कम ना हो कि आपका फोकस टूट जाए। तो लैक ऑफ फोकस का मतलब लैक ऑफ कीवर्ड्स है कि कीवर्ड्स होने बहुत जरूरी हैं। लैक ऑफ कंटेक्स्ट में क्या बोला गया कि आपके कंटेंट का एक सारांश होना चाहिए, एक समरी होनी चाहिए या एक एसेंस होना चाहिए। फिर आ जाते हैं कोर अपडेट्स पे। क्या लिखा है, एज फार बैक एज 2000, मतलब ये अभी तक 2017 तक के थे ये जितने भी हमने पढ़े। क्या क्या देखा हमने, रैंक ब्रेन देखा हमने, हमिंगबर्ड देखा हमने, पांडा देखा हमने, पेंगुइन देखा हमने, इसके अंदर और क्या था, मोबाइल वाला वर्जन देखा, रैंक ब्रेन देख लिया और मेडिक वाला देख लिया, और ये बर्ट एल्गोरिथम। ये 7 तो कुछ ऐसे अपडेट्स थे जिनके ऊपर हमें काम करना ही करना पड़ता है कि आपका सारी चीजें बढ़िया तरीके से चले, कोई भी दिक्कत ना है। अब बात करते हैं आगे की। तो ये तो थे हमारे एल्गोरिथम जिनको हमें समझना था। अब जो हमारे अपडेट्स आए हैं, इसी में देख लेते हैं। यूजर एक्सपीरियंस की बात की गई है। क्या क्या, गूगल इज प्लेसिंग मोर एम्फेसिस ऑन यूजर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग पेज स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ये सब। कंटेंट क्वालिटी, प्रायोरिटाइजिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, एड्रेस यूजर नीड्स, ये सब हो गए। एआई, गूगल इज यूजिंग एआई टू प्रोसेस क्वेरीज एंड अंडरस्टैंड नॉन्स क्वेश्चन। सर्च रिजल्ट, गूगल इज यूजिंग एआई ओवरव्यू एंड डिस्कशन टू एंड फोरम टू अल्टर, ये सब चीजें ठीक है।
स्कोर अपडेट्स पे चलते हैं, मेरी कुछ आया तो नहीं है। तो बस यही अपडेट्स है, इसके अलावा तो कोई अपडेट अभी तक आया नहीं। ठीक है, तो यही वाले थे हमारे अपडेट, जिसके अंदर हमने देखा कि भाई ये चीज हमें करनी है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। चलो, तो ये सारी की सारी चीजें थी जो अभी तक हमने देखी। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं जो जिन पे हमें ध्यान देना होता है अपनी वेबसाइट के डोमेन। अभी तो हम गूगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे कि भाई गूगल में क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई जब हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान देना होता है जरूरी। क्या होता है जरूरी, उसको समझो। हमारी वेबसाइट्स के अंदर ना एक होता है डीए, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। ठीक, एक होता है पीए, जिसको हम बोलते हैं पेज अथॉरिटी। एक होता है एसएस, जिसको हम बोलते हैं स्पैम स्कोर। ये हमने अपने उसमें भी देखा था कि भाई क्या होता है स्पैम स्कोर की, अलग अलग वेबसाइट पे स्पैमिंग हो जाती है, ये सब चीज। अब ये इनसे क्या फर्क होता है, देखो जब आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में आना स्टार्ट कर देती है, जब यूजर के सामने आपकी वेबसाइट दिखना स्टार्ट हो जाती है और यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च करता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाता है, तो उससे आपकी बढ़ती है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी कब बढ़ेगी, जब आपका यूजर आपको सर्च करेगा और आपके डोमेन तक पहुंच जाएगा तो वो बढ़ जाएगी। फिर क्या होता है, फिर आता है पेज अथॉरिटी। अब पेज अथॉरिटी क्या होता है कि मान लो आपके किसी होम पेज के ऊपर यूजर या किसी ब्लॉग पेज के ऊपर एटलीस्ट 7 सेकंड से ऊपर रुक रहा है, हर यूजर आपके पेज पे रुक रहा है, तो इससे क्या बढ़ती है आपकी पेज अथॉरिटी, इससे आपकी पेज अथॉरिटी बढ़ती है। ठीक है, और अगर 7 सेकंड से पहले आपकी वेबसाइट से यूजर भाग जाता है, हर बार ही भाग जा रहा है, चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब पसंद ही नहीं आ रही है, कंटेंट पढ़ रहा है, समझ में नहीं आया, तुरंत बैक कर गया। और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर उल्टे सीधे लिंक्स बन रहे हैं, बैकलिंक खराब बन रहे हैं, जो बैकलिंक आप बना रहे हो वो काम के नहीं है, वो बंद हो जा रहे हैं, तो उससे क्या बढ़ेगा, दोनों चीजों से आपका बढ़ेगा स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर, इससे बढ़ता है आपका स्पैम स्कोर। अब दोनों में होगा क्या, रेड मार्क क्या है, अगर ये बढ़ता है तो ये आपकी वेबसाइट के लिए एक रेड फ्लैग होता है, ये बढ़ना बहुत गलत है, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली गूगल डाउनवर्ड ले जाता है। जबकि ये दोनों जब बढ़ते हैं तो आपका मतलब ये है कि आप जो भी एसईओ परफॉर्म कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो आपकी एक्टिविटी एकदम गूगल के अकॉर्डिंग चल रही है और उसका बेनिफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। अब इसको चेक कैसे करें, भाई पता भी तो होना चाहिए मेरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है। जब आप स्टार्टिंग में जाते हो तब तो आपका ये कुछ भी नहीं होता है, ये भी 0 होता है, ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं होता है। देखो मैं दिखा देता हूँ, इस पे चलते हैं, इसमें बोलते हैं हम डीए पीए चेक कर। यहाँ पर गए, काफी सारी वेबसाइट्स हैं, एक मोज आता है, मोज का तो एक्सटेंशन आता है जिसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। डोमेन अथॉरिटी चेकर आता है, Ahref करके चेकर आता है, और वेबसाइट SEOchecker.com ये भी आता है। ये दो वेबसाइट्स हैं जिनको हम मोस्टली यूज करते हैं, और एक मोज, इसका भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अभी मैं Ahref से चलता हूँ, यहाँ पर जाकर मुझे बस क्या करना है, अपना डोमेन का नाम डाल देना है, एक्सेप्ट ऑल, और यहाँ पे DGLancers.in। अभी तो खैर बंद ही पड़ा है, तो एक बार देखते हैं क्या होता है।
अभी हमारे पास क्या है कि हमारे डोमेन रेटिंग 0 है क्योंकि नई वेबसाइट है, और वेबसाइट के ऊपर 12 लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। और लिंक जो वेबसाइट है, लिंकिंग वेबसाइट, 12 में से 10 लिंक ऐसे हैं जो मेरी वेबसाइट से लिंक्ड है ऑलरेडी, तो ये डोमेन रेटिंग होती है। अभी मतलब अभी हमें ज्यादा लोग सर्च नहीं कर रहे क्योंकि नई वेबसाइट है, नया डोमेन। अब किसी और को चेक करते हैं, DID है, इसको चेक करते हैं। अब ये दिल्ली का बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत सालों से काम कर रहा है, तो इसकी डोमेन रेटिंग देखो कितनी है, लगभग 57 है, और 24 के बैकलिंक्स बने हुए हैं, और 816 वेबसाइट जो इनके साथ लिंक्ड है। इसी के साथ हम चेक करते हैं आज तक.in, आज तक.in का देखते हैं, क्योंकि आज तक तो हमने सबने देखी, आज तक.in, इसको चेक करते हैं भाई। 78 डोमेन रेटिंग है, 12 मिलियन बैकलिंक बने हुए हैं, जिसमें से 99% डू फॉलो है, और 7700 लिंक्ड वेबसाइट, मतलब द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डोमेन लिंकिंग टू योर टारगेट, इसके अंदर ये है। बैकलिंक्स में द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट पॉइंटिंग टू योर टारगेट, मतलब हर वेबसाइट में अलग अलग है, तो ये सब बने हुए। तो समझ रहे हो, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम अपना DA चेक कर सकते हैं। अब मुझे PA भी चेक करना है कि भाई PA क्या है, ये कैसे चेक होगा, तो उसके लिए हम जाएंगे वापस से, यहाँ पर आपको PA चेक करने का ऑप्शन तो नहीं दे रहा है, हम जाएंगे पीछे, ये चल भाई यहाँ से। अब हम जाएंगे DA PA दोनों चेक करेंगे इससे, यहाँ से हम सिर्फ अथॉरिटी चेक कर पा रहे हैं, तो इसमें चलते हैं। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का डोमेन या फिर URL क्या था, आज तक.in, इसको चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मुझे क्या दिखा रहा है, डोमेन अथॉरिटी 62, पेज अथॉरिटी 52, बैकलिंक 23,000, क्वालिटी बैकलिंक 8,000, क्वालिटी बैकलिंक परसेंटेज 34%, मोटरस स्पैम स्कोर 1%, ऑफ पेज एसईओ स्कोर 60%, डोमिनेज वगैरह ये सब नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना पेज अथॉरिटी चेक करते हैं। अच्छा, पेज अथॉरिटी और ये DA, मतलब PA और DA किस हिसाब से होना चाहिए, कैसे आप चेक कर सकते हो, कैसे नहीं, तो ये तो देख लिया कि हम यहाँ पर आकर सीधा सीधा चेक कर लेंगे, DA PA चेकर पे जाके यहाँ पर अपना डोमेन का लिंक डाल दो, ये सब डाल दो, इससे हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब PA और DA होना कितना चाहिए, मतलब एक यूजर को पता तो हो भाई कितना मुझे लाना है। मान लो अगर 5 था, 10 आ गया DA PA, अब मैं खुश हो रहा हूँ कि हाँ भाई मेरा तो DA PA बढ़ रहा है, हाँ खुश होने की बात है कि DA PA बढ़ रहा है, लेकिन कितना, लगभग 40 अबव आपका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि गूगल जो आपको जितनी भी ये रैंकिंग देता है ना DA PA, ये आउट ऑफ 100 देता है, 100 में से आपको मार्क्स मिलते हैं इसके। अब जितनी भी वेबसाइट देखी हमने, किसी का 70 है, 72, अब देखो इसमें मैं इसमें जाता हूँ मोज बार में, मोज में चेक कर ले, नहीं यार ये नहीं है, DA PA चेक करूँ तो स्मॉल SEO टूल्स की वेबसाइट है, उसमें हमें देखने को मिलता है स्मॉल SEO टूल, सर तीसरी वाली है ना, कहाँ पे, हाँ ये ना थोड़ी स्मॉल SEO टूल्स, हाँ इसके अंदर। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर अपना एक URL डाल देता हूँ, आज तक.in का URL मैंने उठाया और ये इसमें डाल दिया, यहाँ पे आया, URL पेस्ट किया, चेक अथॉरिटी, तो इसमें ऐड बहुत सारे आते हैं यार, देख रहे हो यार कितने सारे पैसे, अगर एक भी गलती से भी क्लिक करता होगा इनके ऊपर तो इनके पैसे बनते हैं बड़ी।
आईडी इतने दिए। इसी में डाल देते हैं, अब इसमें तो दिखा नहीं रहा है। इसमें पीए वगैरह सब ना एक टेबल बना हुआ आ जाता है, इसलिए हमें इतने सारे ऐड दिखा रहा है। इसी में चेक कर, अब देखो इसमें क्या दिखा रहा है, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, ये सब दिखा रहा है। पेज में क्या होगा, पेज अथॉरिटी को कुछ इस तरीके से समझो कि मैंने बताया था पेज अथॉरिटी कब बढ़ती है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट पर आकर टिकता है। यानी कि अभी इसको समझने के लिए कुछ हम इस तरीके से समझे कि हर 100 व्यक्ति में से, मतलब जितने 100 व्यक्ति आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उसमें से 53 लोग ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर रुक रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब 40 से ज्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर रुकने चाहिए। अगर आपकी पेज अथॉरिटी इतनी नहीं है तो यानी कि उस केस में आपको एसईओ करने की जरूरत है। अब ये हमें इतनी सारी चीजें समझनी क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब भी किसी क्लाइंट के लिए आप काम करोगे तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है, जब भी हम किसी एसईओ करते हैं तो हमें उसकी ना एक रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, जिसको एसईओ ऑडिटिंग भी बोलते हैं या एसईओ रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमें उसके बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं, उसकी वेबसाइट की हेल्थ कितनी है, ये सारी की सारी चीजें हमें उसमें बतानी होती है डीएपीए के साथ। अब कैसे बताते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि गूगल पे आकर आप चेक कर लो वेबसाइट एसईओ रिपोर्ट भैया रिपोर्ट जनरेटर, यहाँ पर एसईओ ऑप्टिमाइजर, रैंक मैथ, ये सारे बहुत सारे मिल जाएंगे, नील पटेल, इनसे भी आप बनवा सकते हो। इसमें क्या करना है, ये आपके वेबसाइट को पूरा का पूरा एसईओ को एनालाइज करेंगे, इसमें एक अकाउंट बना लो। मतलब नील पटेल जो है ना, ये बहुत तगड़ा मतलब एसईओ का एक्सपर्ट है, काफी ऊबर सजेस्ट इसकी ये मतलब इसकी कंपनी है जो गंजा, तो ये बंदा बहुत, इसको तुम फॉलो भी करना, मतलब ये वाली चीजें ना बहुत बताता है और इसके पास काफी स्किल भी है, काफी टाइम से एसईओ में काम कर रहा है, तो इसको फॉलो भी करना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा इसके अंदर ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर ना ये मतलब एक दो ही यूज कर सकते हैं। तो वेबसाइट का यूआरएल जैसे मान लो आज तक का बना लेते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, और लोकेशन क्या रहने वाली है आपकी। तो हमारा अभी जो टारगेटेड लोकेशन है वो है इंडिया राजस्थान। अभी हम पूरा इंडिया ले लेते हैं और ऐड कर दिया, ये हो गया, नेक्स्ट कर देना। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे को हिंदी न्यूज, ये सारे वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जिसके ऊपर हमारी रैंकिंग चल रही है। ऐड कीवर्ड्स यू करंटली रैंकिंग फॉर, अभी मुझे कौन कौन से, एक तो हिंदी न्यूज, न्यूज इन हिंदी, ये सब चीजें लेकर चलनी है। हिंदी को छोड़ो, ये भी छोड़ो, अभी हम हिंदी न्यूज अपडेट ये ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया। लोकेशन और रखते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सर्च इंजन कॉम्पिटिटर, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, अमर उजाला, जागरण, ये सब, तो इसको हम ले लेते हैं। ऐड कॉम्पिटिटर रैंकिंग फॉर सिमिलर कीवर्ड, ठीक है, इसको ले लेते हैं। डू यू वांट टीम टू ग्रो, अभी के लिए नहीं, यू आर डन, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसकी सारी की सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, साइट ऑडिट, अब साइट ऑडिट पे चलते हैं। योर टिप ऑफ ऑडिट, द क्रॉल टेक 10 मिनट्स ऑन एवरेज, वी विल नोटिफाई, चलो ये तो 10 मिनट में, तो मतलब अभी तुम इसका ना एक बारी कोशिश करना कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हें पता हो। इस पे जाकर देखना, यहाँ पे तुम्हें सारी की सारी चीजें बताएगा कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर कितनी रैंक कर रही है, कैसे रैंक कर रही है। ऑप्टिमाइज भी अगर करनी होगी तो यहाँ पर आपको बता देगा कि भाई कहाँ कहाँ पर कमी है, कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। यहाँ से हम ये प्रोजेक्ट टाइटल, डोमेन वोमेन, ये सब चीजें, ये यहाँ से हम अपनी वेबसाइट की पूरी एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और सामने वाले को हमें भेजना भी होता है। क्योंकि
जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आप किसी का एसईओ करना चाहते हो, सबसे पहले आपसे रिपोर्ट मांगता है कि भाई कर क्या रहे हो, करना क्या है, कहाँ कहाँ कमी है, क्या क्या दिक्कत है, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाकर देनी होती है। उसका परफॉर्मा भी है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, लोग डाल दूंगा। वैसे अभी तो स्टार्टिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले एसईओ को समझना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट तो तुम बाद में खुद भी बना दोगे भाई, जब तुम्हें सारी की सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे है, तो वो तो तुम अपने आप भी बना लोगे बाद में। लेकिन ये जो नील पटेल वाला है ना, इससे काफी इजी हो जाती है चीजें, कि आप बस स्क्रीनशॉट ले लेके लगाते रहो और वो काम चल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एल्गोरिथम से ये तो हमने समझ लिए। और